Good day to everyone watching my video and welcome back again to my YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का है जो बहुत इंटरेस्टिंग ईजी है लेकिन इसमें पॉइंट्स एलैबोरेट करने में मज़ा आता है. द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ या उसके दोष. ये MLSE सिलेबस में बीकॉम थर्ड ईयर का एक टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. नाउ इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसकी बहुत सारी कमियां कही जाती हैं इसकी खूबियों के साथ. दैट मीन्स इसके मेरिट्स के साथ इसकी डीमेरिट्स भी बहुत है. कहा जाता है रियलिटी में आपको मैक्सिमम मेरिट्स इंटरनेशनल ट्रेड से कब मिलते हैं, जब कंट्रीज़ के बीच में एक दोस्ती जैसा माहौल हो, लाइक एनवायरनमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. सहभागी देशों के बीच सहचार, सद्भावना, इस तरह का वातावरण अगर रहता है और एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, मतलब द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इफ़ दे डोंट पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, तो उस केस में इंटरनेशनल ट्रेड के ड्रॉबैक्स इतने नहीं हैं जितने उसके मेरिट्स अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं. बट इन प्रेजेंट सिचुएशन हम क्या देख रहे हैं कि बहुत बार काफ़ी देश अपने पॉलिटिकल सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए कंट्रीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उन कंट्रीज़ पे जिनके साथ उनके बहुत पुराने कमर्शियल रिलेशंस रहे थे. दैट मीन्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, वर्तमान समय में काफ़ी देश अपनी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के खातिर उन देशों पे आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं जिनके साथ उनके गहरे व्यापारिक रिश्ते रहे थे. जिसमें एक एग्जाम्पल जग जाहिर है, वो है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा जब परमाणु परीक्षण कराए गए थे तो विश्व शांति की आड़ में अमेरिका ने और बाकी देशों ने उक्त उन दो देशों पर अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी थी. मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान दैट टाइम वो लाइक रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इन द नेम ऑफ वर्ल्ड पीस. तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स भी हैं और आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे. नाउ द डिसएडवांटेजेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. हमने उन्हें 3 ग्रुप में बांटा है. पहला ग्रुप है इकोनॉमिक, आर्थिक हानियाँ या इकोनॉमिक डीमेरिट. सेकेंड है सोशल, सामाजिक, और थर्ड है पॉलिटिक्स. हम यहाँ पे उनके पॉइंट्स को लिख रहे हैं और इसके बाद उनका डिस्कशन, उनका डिस्क्रिप्टिव पॉइंट मैं आपको ऑडियो में बोलती रहूँगी. सो लेट्स स्टार्ट विथ इकोनॉमिक पॉइंट्स. इकोनॉमिक में सबसे पहला हम लोगों ने लिया है एग्जॉशन ऑफ मिनरल वेल्थ, यानी कि जो खनिज धन या खनिज संपदा होती है उसका निकास या उसकी समाप्ति. नाउ खनिज पदार्थों को मिनरल वेल्थ जैसे हम लोग बोलते हैं स्टील, इफ़ आई टॉक अबाउट पेट्रोल एंड एवरीथिंग. सो जो भी चीज़ें हमें मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत यूज़ किए जाते हैं. अगर हम सोचें तो पेट्रोल, मैग्नीशियम, स्टील, कोल, ये सब चीज़ें बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरे को एक्सपोर्ट करती हैं. इंडिया के लिहाज से बात की जाए तो इंडिया से स्टील, लोहा, मैग्नीशियम, ये चीज़ें बहुत सालों से एक्सपोर्ट होती जा रही हैं और जितना ये एक्सपोर्ट होती जाएंगी धीरे धीरे करके इनका स्टॉक खत्म हो जाएगा. दिस इज़ अ वेस्टिंग एसेट जिसे हम कहते हैं कि जो एक नेचुरल गिफ्ट है लेकिन धीरे धीरे एक्सेस यूजेज के कारण वो इतना खत्म हो गया है कि वी हैव अ डाउट कि आने वाली जो जनरेशन है वो इनको यूज़ कर भी पाएंगी या नहीं कर पाएंगी. द सेकेंड इकोनॉमिक पॉइंट इज लॉस ड्यू टू फॉरेन कॉम्पिटिशन. विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण हमारे नेशन में हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है, वो टिक नहीं पाते हैं. एंड स्पेशली विथ रेफरेंस टू इफ आई टॉक अबाउट कॉटेज इंडस्ट्रीज. कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपको पता ही है क्या होती है, जिन्हें हम कहते हैं लघु व कुटीर उद्योग. इनको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है क्योंकि ये कॉस्टिंग के टर्म्स में, क्वालिटी के टर्म्स में इंटरनेशनल कंपटीशन में टिक नहीं पाते और कुछ नई इंडस्ट्रीज अगर आना भी चाहें तो इस कारण वो आ नहीं पाती. तो फॉरेन कंपटीशन हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए उतना ही लॉस को क्रिएट करता है. द थर्ड इज़ वन साइडेड डेवलपमेंट. देश का एक तरफा विकास कैसे हो रहा है. इंटरनेशनल ट्रेड ने हमें 2 फीचर्स बताए हैं. वो है डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर आपने मैनेजमेंट में सुना होगा कि वो ही काम लेबर से कराओ जिसे करने में वो एक्सपर्ट है. एंड सेकेंडली स्पेशलाइजेशन. तो डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड के कारण क्रिएट हुए हैं. अब यहाँ पे हम कंपैरेटिव कॉस्ट प्रिंसिपल लगाते हैं. कंपैरेटिव कॉस्ट प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि एक कंट्री को उन्हीं कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उसकी कॉस्टिंग कम हो और बाकी चीज़ों को उसे इम्पोर्ट करना चाहिए. ऐसे तो ये सही है, बट अगर आप बाकी चीज़ें आप इम्पोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब आपकी कंट्री का खाली वन साइडेड, खाली एक तरफा डेवलपमेंट हो रहा है और बैलेंस्ड डेवलपमेंट नहीं है.
तो अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अगर वॉर सिचुएशन आ जाती है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, उस केस में आप अपने आप पे आत्मनिर्भर नहीं है, आपको दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है. द नेक्स्ट फीचर इज अनड्यू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज में इफ आई टॉक अबाउट लाइक फॉरेस्ट, देन वी कैन टॉक अबाउट लाइफ स्टॉक, पशु संपदा, वन्य जीव, इन सबको भी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई जाती है. इन्वायरमेंट में देयर इज़ एन इम्बैलेंस, क्योंकि हम इनको बहुत एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं और इसके कारण अल्टीमेटली इम्पैक्ट किसको भुगतना पड़ता है, हमारी इकोनॉमी को. अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं. देयर आर 3 मोर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. द 5th पॉइंट इज फेयर ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन, मतलब या तो अधिक उत्पादन या न्यूनतम उत्पादन का भय. हम एज एन एक्सपोर्टर फॉरेन करेंसी अर्न करना चाहते हैं और इसी के शायद लालच में कभी कभार हम किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं जितनी उसकी एक्चुअली मांग नहीं होती, उसकी डिमांड नहीं होती, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, उसकी डिमांड कम होती है, मंदी की स्थिति का हमें सामना करना पड़ता है. और जब मंदी या डिप्रेशन आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज आर किक्ड आउट ऑफ द जॉब और अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है. डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में कभी कभी इसकी उल्टी स्थिति भी देखी जाती है. बिकॉज रिसोर्सेज कम है, उसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, लीडिंग टू इन्फ्लेशन ऑफ मनी. द 6th पॉइंट इज लॉस टू एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग कंट्रीज. कहते हैं 2 तरह की कंट्रीज देखी जाती, एक होती है इंडस्ट्रियली डोमिनेटिंग कंट्रीज जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है, और दूसरी होती है एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग कंट्री. और इन दोनों ही देशों के बीच में जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग कंट्रीज़ को लॉस झेलना पड़ता है, बिकॉज उनके प्रोडक्ट्स जो बेसिक प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, लेट्स से टी की कॉस्टिंग ज़्यादा होती है बट उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसी है कि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिल पाता. द लास्ट पॉइंट इन इकोनॉमिक इज फेयर ऑफ डंपिंग. डंपिंग इज एन एक्टिविटी जो डेवलप्ड कंट्रीज करती हैं और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोडक्ट्स सस्ते रेट में देती है. जैसे इंडिया में चाइना के प्रोडक्ट्स का एक बूम आया था कुछ साल पहले और यहाँ के लोग उस प्रोडक्ट्स को लिए जा रहे थे एट अ वेरी रीजनेबल और अ लो कॉस्ट, लेकिन वो प्रोडक्ट्स चाइना के रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स होते थे. दैट मीन्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, डेवलप्ड कंट्रीज उनके रिजेक्टेड माल को डंप करती थी ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ के लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगती थी. सो दीज आर सर्टेन इकोनॉमिक डीमेरिट्स. नाउ लेट्स कम टू द सोशल या सामाजिक हानियाँ. सबसे पहला, कंजम्पशन ऑफ इंजीरियस गुड्स. हानिकारक वस्तुएं, इफ़ आई पुट अप एन एग्जाम्पल, अफीम, टबैको, ये सब चीज़ें इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेड की ही देन है. ऐसी चीज़ों का कंजम्पशन धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रेड के कारण हमारे इंडिया में बढ़ता जा रहा है. यहाँ पे इनका इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं था बट इम्पोर्ट यहाँ पर आ रहा है, हमारा अच्छा खासा फॉरेन करेंसी इनमें जा रहा है. एंड इस केस में चाइना इज वर्ल्ड फेमस फॉर अफीम. द सेकेंड इज शॉर्ट सप्लाईज ऑफ कमोडिटीज इन द कंट्री. देश में वस्तुओं की आपूर्ति में कमी देखी जाती है. कभी कभार हम ये देखते हैं कि हमें ज़्यादा फॉरेन करेंसी चाहिए और इसके लिए हम प्रोडक्शन का एक मेजर पार्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं. हम ये नहीं सोचते कि उसको इंडिया में एज अ डोमेस्टिक कंट्री कितनी डिमांड है. हम ये नहीं देखते कि यहाँ के लोगों को उसे हाई रेट पे खरीदना पड़ रहा है. हमारा टारगेट क्या होता है, हमें उसे एक्सपोर्ट करना है. लाइक एग्जांपल है ड्राई फ्रूट्स जो इंडिया में बनते हैं बट वो बाहर एक्सपोर्ट्स होते हैं एंड एज अ रिजल्ट हमारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हैं. द थर्ड डिमेरिट इज इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ लग्जरियस गुड्स. लग्जरी गुड्स लाइक वी कैन से SUVs, हाई-फाई कार्स, LEDs, वॉशिंग मशीन्स, ACs, बहुत हाईली ब्रांडेड कपड़े, देन इम्पोर्टेड वाइन एंड ऑल द लिकर्स. इन सब का प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया है, इनके पास इनको प्रोड्यूस करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते, तो हम इनके इम्पोर्ट पे बहुत अच्छा खासा अमाउंट अपना खर्च कर देते हैं. द नेक्स्ट डीमेरिट इज स्केर्सिटी ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी गुड्स टू लोकल कंज्यूमर्स. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो 2 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं. एक होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी जिसे बनाया ही एक्सपोर्ट करने के हिसाब से जाया जाता है, और दूसरी होती है जनरल क्वालिटी, सामान्य किस्म के वस्तुएं. इनको इंडियन लोगों के लिए बनाया जाता है. तो टू अर्न फॉरेन करेंसी हम एक्सपोर्ट क्वालिटी गुड्स को देश में नहीं विदेश में बेचते हैं, जैसे हाई-फाई क्लोथ्स,
देन लेदर प्रोडक्ट्स, जूट के प्रोडक्ट्स और जनरल क्वालिटी को हम इंडियन मार्केट में अवेलेबल कराते हैं. अब इस केस में हम इंडियन कंज्यूमर्स भी फील वी आर चीटेड, क्योंकि हमारे देश में जो बना है वो हमें अच्छा नहीं मिल रहा, हमें जनरल क्वालिटी मिल रहा है. इसीलिए हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए बाहर के गुड्स पे फोकस करते हैं. हमारे यहाँ भी बनते हैं लेकिन वो सीधा एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं. नाउ आफ्टर दैट कम्स द नेक्स्ट डीमेरिट, एंड द नेक्स्ट डीमेरिट इज, लेट्स हैव अ लुक, अनएम्प्लॉयमेंट. क्या इंटरनेशनल ट्रेड बेरोजगारी को बढ़ावा दे सकता है? हाँ, वो इसीलिए क्योंकि हम लोग कम कॉस्ट वाले प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट हमें महंगी पड़ती है. तो जो लेबर उस चीज़ को बनाने में स्पेशलाइज करती है उनके साथ क्या हो रहा है? दे आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड, वो वंचित हो जाते हैं. द नेक्स्ट इज बर्डन ऑन कंज्यूमर्स ऑफ नीडलेस एक्सपेंसेस. अनावश्यक खर्चे उपभोक्ता पे बोझ बनते हैं. इंटरनेशनल लेवल पर आज प्रोडक्शन के मामले में आप देखें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इस कंपटीशन को पूरा करने के लिए सारे प्रोड्यूसर्स एडवर्टाइजमेंट पे, बहुत सारे कॉन्टेस्ट और इस तरह की अनेक वैरायटी पे खर्चे करते हैं. अब ये खर्चे एट लास्ट किस पे आते हैं? कंज्यूमर पे. तो कहीं ना कहीं अनावश्यक रूप से भी कंज्यूमर्स आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड. लाइक इफ आई पुट अप एन एग्जांपल, पेप्सी और कोको कोला का कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, इट वॉज वर्ल्ड फेमस, और अल्टीमेटली उसका भुगतान किसे करना पड़ा? हम जैसे कंज्यूमर्स को. द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन करप्शन. क्या भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है? बिल्कुल होती है. बहुत सारी एमएनसीज अपने गुड्स को बेचने के लिए मंत्रियों, पॉलिटिशियंस, हाईफाई मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स को रिश्वत, ब्राइब देती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स हाई रेट पे और बहुत इजीली दूसरे कंट्रीज़ में खरीदे जा सकें. इससे क्या होता है? भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही मिलता है. इंडिया में भी ऐसे बहुत केसेस देखे गए हैं, लेकिन फिलहाल मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगी. द नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज. ये हमारे सोशल का लास्ट डीमेरिट है. कल्चरल हेरिटेज डिस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है? वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन इंडिया में होने लग गया है. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारी देश की सांस्कृतिक धरोहर को एक तरह से ख़त्म करता जा रहा है. हमारा रहन सहन, हमारा बोलने का, सोच विचार करने का, हमारी आदतें, एवरीथिंग इज चेंजिंग. तो आने वाली पीढ़ी हमारी गलत रास्ते पे काफ़ी हद तक जाते हुए दिखती है. भारत पर विदेशियों का विभिन्न, इफ़ यू सी द टीवी चैनल्स, दूसरे टीवी चैनल्स हमें उस वेस्टर्न कल्चर की तरफ अडॉप्ट करते हुए दिखते हैं. तो आर कल्चरल हेरिटेज इज गेटिंग क्लोज्ड डे बाय डे. नाउ the last category which comes up is after economic and social is political. Now what comes under political demerits? अब हम राजनीतिक लेवल पे बात कर रहे हैं. The first one is dependence on foreign countries. क्या हम विदेशी देशों पे निर्भर हो चुके हैं? बिल्कुल. जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं इसका मतलब हम विदेशी कंट्री पे डिपेंड होंगे. लेकिन जब वॉर टाइम आएगा, जब इमरजेंसी क्राइसिस आएगी, तब हम क्या करेंगे? और ये चीज़ देखी गई थी फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आने के कारण दूसरी कंट्रीज पे आप डिपेंड हुए एंड यू फेस द इनफेवरेबल टर्म. 1991 में इराक को भी इसी चीज़ के कारण बहुत कुछ भुगतना पड़ा. द सेकेंड डीमेरिटेड, फ्लैग फॉलोज द ट्रेड. हम क्या कहना चाह रहे हैं? आई विल पुट अप एन एग्जाम्पल. ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने आई और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया. इसका मतलब फ्लैग धीरे धीरे ट्रेड को फॉलो कर रहा था. पहले ट्रेड आया और उसके बाद उस कंट्री ने हमारी कंट्री को नियर अबाउट स्लेवरी बना दिया. दैट मीन्स इनिशियली उन्होंने हमें इकोनॉमिक स्लेव बनाया और धीरे धीरे कन्वर्ट करते हुए पॉलिटिकल स्लेव में कन्वर्ट कर दिया. तो ऐसे देश, ऐसी कंट्रीज़ जो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं अपने कमर्शियल रिलेशंस में, वो दूसरी कंट्रीज़ में अपना ना चाहते हुए भी, ना कहते हुए भी कब्जा बना लेती हैं. द थर्ड डीमेरिट इज लॉस ड्यू टू अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड. अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्यों है? हम लोग क्या करते हैं? इफ़ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ वस्तु की मांग की लोच पर निर्भर करता है. इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी इलास्टिसिटी अच्छी है तो इसका मतलब है डिमांड प्राइस के हिसाब से इम्पैक्ट होगा. और अगर हम कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं जो कि इनइलास्टिक डिमांड है तो इसका मतलब है हमें उसे हाई प्राइस पे भी खरीदना पड़ेगा. व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, इंडिया में नॉर्मली अगर इनइलास्टिक डिमांड वाले प्रोडक्ट्स को, जिन्हें हम इनइलास्टिक को हम लोग हिंदी में कहते हैं बेलोचदार, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस बढ़े या कम हो डिमांड में इम्पैक्ट नहीं आता. तो अगर ऐसे, जैसे इफ आई पुट अप पेट्रोल,
इंडिया में पेट्रोल इंपोर्ट होता है, अब इसका प्राइस बढ़ जाए, इसकी डिमांड पे असर नहीं आएगा तो हमें लॉस हो रहा है। लेकिन इंडिया से ऐसे प्रोडक्ट जा रहे हैं जो इलास्टिक डिमांड है, मतलब अगर उनका प्राइस बढ़ा तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो अल्टीमेटली अगर आप एक्सपोर्ट करते हो इलास्टिक डिमांड वाले प्रोडक्ट्स और इंपोर्ट करते हो इन इलास्टिक डिमांड वाले प्रोडक्ट, आप लॉस बेयर करते हो। द नेक्स्ट डीमेरिट इज डिफरेंस अमंग द कंट्रीज। क्या देशों में राष्ट्रों के बीच में मनमुटाव दिखता है? बिकॉज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कभी कभार हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज हमें, कह सकते हैं ट्रेडर्स, हमें कभी कभार घटिया क्वालिटी, बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देती हैं। उसमें आप बोलो तो वेट्स में थोड़ा सा एडजस्टमेंट रहता है, अमाउंट के साथ साथ प्राइस ऑफ द गुड्स उसमें भी गड़बड़ी देखी जाती है। तो इससे क्या होता है, जो देश इससे इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हें उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, एंड इट लीड्स टू व्हाट, अ स्ट्रेसफुल, एक मनमुटाव वाली सिचुएशन को, मतभेद को वो क्रिएट अप करता है। द नेक्स्ट वन कम्स अप इज एनकरेजमेंट टू एम्पेरलिज्म। समाजवाद को बढ़ावा देना। क्या साम्राज्यवाद, उपनिवेश बढ़ावा दिया जाता है? ऑफ कोर्स। कैसे? हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके इंटरनेशनल ट्रेड एक पर्टिकुलर एरिया को कब्जे की तरह कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज़ उन लोगों में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ को अवेलेबल करा रहे हैं, तो हम उन पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और डिपेंडेंट होके एक तरह से हम उनके कब्जे में उस तरह से आ जाते हैं। द नेक्स्ट डीमेरिट इज इंटरनेशनल जेलसी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जेलसी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कब आती है? जब हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो दूसरी कंट्री नहीं बना पाती। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका वाला जो एग्जांपल लिया गया था, जो हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जब सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था, जब हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो इंडिया और पाकिस्तान पे जब रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे ट्रेड को लेके, वो क्यों लिए गए थे? बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल जेलसी, कि कहीं इंडिया अपने आप को हाई लेवल तक ना ले जाए। एंड द लास्ट वन इज डिफिकल्टीज ड्यूरिंग वॉर टाइम। वॉर टाइम पीरियड में अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आप दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है तो वॉर टाइम में वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगी या नहीं करेंगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इफ़ आई पुट अप एन एग्जाम्पल, 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी। उस वक्त इंडिया अमेरिका से वीट, गेहूं एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अमेरिका ने उस वक्त उस एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी थी। तो इसने हमें क्या बताया? हमारी निर्भरता ने हमें कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक, एक वीकनेस दे दी। ऑल इन ऑल वी कांट से एज अ कंक्लूजन कि इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा है या बुरा है। एवरीथिंग हैज़ प्रॉज एंड कॉन्स। इंटरनेशनल ट्रेड के भी मेरिट और डीमेरिट दोनों हैं, बट वी हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट टिल द मैक्सिमम एक्सटेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।